हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कुछ ऐसे लिखित प्रश्न होते हैं जो बोर्ड्स पे बार बार रिपीट होते हैं। सो उन्हीं प्रश्नों का संग्रह लेके आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो एक बार वीडियो को जरा जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए ताकि आज इस वीडियो के जरिए जितने भी क्वेश्चंस हों वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पूरी एनर्जी के साथ आप सभी तक हम प्रस्तुत कर पाएं और समझा पाएं। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, ये जो प्रश्न है ना, ये हर साल आने वाले प्रश्न हैं। तो आज इस प्रश्न में हम आपको तीनों चारों टाइप के प्रश्न बताएंगे, जैसे 1 नंबर में आने वाले प्रश्न भी, 2 नंबर में आने वाले प्रश्न भी, 3 नंबर में आने वाले प्रश्न भी और सबसे ज्यादा नंबर में आने वाले प्रश्न भी। सो आइए स्टार्ट करें बच्चा। अरे स्टार्ट करें, बताते क्यों नहीं है? स्टार्ट करते हैं, गो। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। क्वेश्चन पढ़ के एक स्मार्ट स्टूडेंट जो रिवीजन करना चाहता है अपने एग्जाम्स की जबरदस्त तरीके से, वो इस क्वेश्चन को देखते ही कई चीजें अपने दिमाग में बनाएगा कि निरक्षीय स्थिति पूछेगा, इसका मतलब अक्षीय स्थिति भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। निगमन करना कई बार आता है। बहरहाल ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछेगा तो निगमन करना तो नहीं आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे, पूछा गया है बच्चों निरक्षीय स्थिति में, तो लिखना भी है आपको निरक्षीय स्थिति में। तो यहां पे लिखेंगे विद्युत या वैद्युत, जो भी आप लिखना चाहें, दोनों एक ही है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है, निरक्षीय, अभी चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, डोंट वरी बच्चों। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कैसे निकालते हैं बच्चों? वो डेरिवेशन के माध्यम से निकालते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। और वो फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहां पे होता है P/r³। 2P/r³ नहीं बच्चों, ये गलती मत कर दीजिएगा। देखिए, जो 2P/r³ होता है ना, वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 2P/r³ होता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति में जब पूछेगा तो P/r³ होगा। ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, अब निरक्षीय स्थिति क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हों या d दूरी पर या 2l दूरी पर स्थित हों बच्चों, तो ऐसी स्थिति में इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से द्विध्रुव के लंबवत जाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम कहते हैं निरक्ष रेखा। तो इसी रेखा पर मान लेते हैं कि यहां पे एक कोई पॉइंट P है और इसी पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखिए, -q आवेश के कारण जो इस बिंदु पर तीव्रता होगी वो क्या होगी? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको डैश डैश करके मिला दीजिए। और -q आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? अनंत से उस पर समाप्त होती हैं, यानी इस पर डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? नीचे की तरफ। और इस +q आवेश के कारण जब अगर आप मिलाएंगे इस पे, तो +q आवेश के कारण इस पर दिशा किधर की तरफ होगी? ऊपर की तरफ। तो इसका परिणामी हमारा यहां पे आएगा E।
ई आपका यहाँ पे आएगा परिणामी। तो इस तरीके का एक आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद ये वाली दूरी, ये पूरी दूरी 2l है तो ये दूरी l हो जाएगी, और निरक्षीय रेखा पर स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में r² + l², पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब आराम से आप निगमन कर सकते हैं। निगमन के लिए आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा, केवल सूत्र पूछा है तो आप सूत्र लिख देंगे, ठीक है। और यहां से एक चीज एडिशनल रूप में मैं बताना चाहूंगा, हालांकि देखिए जितना क्वेश्चन पूछा है उतना आंसर हो चुका है, ठीक है। उतना आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, और यहां पे लिख देना है कि जहां जहां P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। कौन, P। और बच्चों R क्या है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। क्लियर है बात बच्चों, वेरी गुड। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बात मैं आपको छुपा के बता देना चाहता हूं, हालांकि इस क्वेश्चन में तो उसका आंसर नहीं है, लेकिन एक चीज और याद रखेंगे बच्चों कि अक्षीय स्थिति में भी कई बार पूछ देता है, अक्षीय स्थिति में भी कई बार तीव्रता पूछ देता है। तो मेरी तरफ से वो बात आप याद रखेंगे कि E बराबर 1/4πε0 2p/r³ होता है। क्योंकि बच्चों देखिए कोई नहीं जानता कि अक्षीय स्थिति आएगा या निरक्षीय स्थिति आएगा, क्योंकि दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पे याद रखेंगे, और इसका तो इंपॉर्टेंट है ही, इसका तो ये पूरा क्वेश्चन ही है। समझ आ गया ये क्वेश्चन, कैसे इसका आंसर आपको रिप्रेजेंट करना है, समझ आया? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये देखिए, इस पॉइंट को देखेंगे बच्चों तो ये होगा आपका वेग प्रवणता की परिभाषा लिखिए। वेग प्रवणता क्या है? तो देखिए एक मैं सूत्र लिखता हूं, और उस सूत्र के माध्यम से बिना रटे आपको मैं याद करवा दूंगा वेग प्रवणता का सूत्र। तो वेग प्रवणता बराबर क्या होता है बच्चों? वेग प्रवणता बराबर -Δv और बटे में Δx। याद रख लीजिएगा बच्चों ये वाला सूत्र, -Δv बटा Δx। अब इसका परिभाषा कैसे याद होगा भाई? तो देखिए ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र में, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ, ये dx क्या है? दूरी परिवर्तन। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, बटा को क्या कहते हैं बच्चों? दर। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ यानी डेल्टा x, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन यानी डेल्टा v की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। कितना आसान है, कितना आसान है बच्चों। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को, दर सही से लिखना, दर को सही से लिखना पड़ेगा बच्चों, की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विभव प्रवणता कहते हैं, कहते हैं। हो गया, हो गया बच्चों, हो गया। और विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा? जरा इस फॉर्मूले को देख के बताइए, जरा इस फॉर्मूले को देख के बताइए। विभव बटे में दूरी परिवर्तन, तो विभव का वोल्ट और दूरी का क्या होता है? मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर आपका हो जाएगा इसका मात्रक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है
और इसके आवश्यक सूत्र देते हुए उसको समझाइए। तो सबसे पहले बच्चों आपको एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक चित्र बना देना है। चित्र से एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। सो चित्र में एक बना देता हूं। मान लेते हैं कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या है? ये एक वैद्युत क्षेत्र ई है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ ऐसे लिया गया है। एक क्या लिया गया है बच्चों? इसको हम नाम दे देते हैं काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, देखिए इस चित्र के माध्यम से ही हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको याद करवा देंगे, 100% गारंटी है। वैद्युत फ्लक्स, अरे बच्चों बस ये है ना कि आप मुझसे शुरू से नहीं पढ़े, वरना आपका पूरा अभी तक तैयार रहता, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हर चीज को मैं चित्र के माध्यम से आपको दिमाग में बैठा देता। अच्छा, ये वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है? इसमें एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, ऐसा कल्पना कर लेते हैं कि भाई चलो एक पृष्ठ होगा। कल्पना जैसे आप कल्पना करते हैं ना, कल बारिश हो जाए तो छुट्टी हो जाए, स्कूल की मजा ही आ जाए। तो कल्पना करने में क्या दिक्कत है? तो वैज्ञानिकों ने भी ये कल्पना किया कि वैद्युत क्षेत्र में अगर एक काल्पनिक पृष्ठ है तो इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला, इस काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाला, देखने में बच्चों आपको ये काल्पनिक पृष्ठ ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये काल्पनिक पृष्ठ ऐसे होगा, ऐसे वैद्युत क्षेत्र में ये काल्पनिक पृष्ठ ऐसे होगा। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जो लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है, नंबर्स ऑफ बल रेखाएं कितनी इस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं, उसी की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। उसी की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? उसी की संख्या, ये जो संख्या है इन सबों की, उसी की संख्या कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स। तो इसकी परिभाषा आप क्या बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ए नाम दे दीजिए इसको, किसी काल्पनिक पृष्ठ ए से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसको आप याद रख देंगे, नाम रख देंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से जितनी गुजरेंगी उसी को हम कहते हैं क्या? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पे लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, 2 मिनट नहीं 1 मिनट में लिख देंगे, वैद्युत क्षेत्र में। और बच्चों आप भी कोशिश करिए कि जल्दी लिखें और सुंदर लिखें। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत भूल गया तो यहां पे लिख लीजिएगा, पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। समझ आया बच्चों? अगर मान लेते हैं कि इस पृष्ठ के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, इस पृष्ठ के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, वैद्युत क्षेत्र ई है, तो ऐसी स्थिति में गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, बच्चों वैद्युत फ्लक्स, इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। और फाई ई बराबर क्या होता है बच्चों? ई इंटू ए। और यहां पे नीचे से एक लाइन लिखेंगे कि यदि वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा हो, तब वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। इतना लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक चीज क्वेश्चन में 1 नंबर में बार बार पूछा जाता है कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है बचवा,
इसका मात्रक बताओ। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक चलो बताओ, कौन बताएगा इसका मात्रक? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ये मात्रक दिख नहीं रहा है बच्चों देखने में। वैद्युत फ्लक्स का ये हुआ मात्रक, बताइए क्या वेबर होगा? अरे नहीं सर, कैसी बात करते हैं, वेबर तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो बताओ ना वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, जल्दी जल्दी बताना है। इसको देखिए और ध्यान से, और तब बताइए। तो एक तो मात्रक बच्चों इसका हो जाएगा क्या, आप जानते हैं कि ई का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर और इनटू मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो एक हो जाएगा मात्रक आपका वोल्ट मीटर। और दूसरा एक और मात्रक हो सकता है बच्चा, एक और मात्रक हो सकता है न्यूटन प्रति कूलम और इनटू मीटर स्क्वायर। तो वो हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी को कोई डाउट यहां तक तो वो मुझे बताए जल्दी से, यहां तक किसी को कोई डाउट तो वो मुझे बताए, क्योंकि ये बच्चों क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। स्पेशली वैद्युत फ्लक्स वाला अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे अपनी बुक में तो वो कम से कम 5 बार आपके एग्जाम में आया है। और मैं ऐसे क्वेश्चंस को आपको हाईलाइट एग्जाम टाइम में इसीलिए करा रहा हूं ताकि इन क्वेश्चन से जान पहचान आपकी बने, और जान पहचान बनेगी तो उसको आप तैयार करेंगे, उस पर समय देंगे। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड में रिपीट करता है, इस बार भी चांसेस बहुत है कि आएगा। तो देख लीजिए इसको एक बार, प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए, इसका परिभाषा, इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक, ये 3 चीजें याद रहेंगी, मजा आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमाएं लिखिए। ये बताइए कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है। 2 ही चीज पूछा गया है क्वेश्चन में। सो 2 नंबर, एक नंबर मात्रक के लिए और 1 नंबर विमा के लिए। कौन बताएगा, कौन बताएगा वैद्युत विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और विमा? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन स्टूडेंट्स। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, किसी को पता है? इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। और रो का मात्रक और विमा बताने के लिए सबसे पहले सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र निम्नवत है, निम्नवत है। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या है बच्चों? निम्नवत है। और वो क्या है? वो है रो बराबर आर ए बाई एल। रो बराबर क्या है बच्चों? आर ए बाई एल है, रो बराबर आर ए बाई एल। और इससे इसका मात्रक और विमा दोनों निकल जाएगा। तो रो का मात्रक अगर आप देखेंगे तो रो के मात्रक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, प्रतिरोध का मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक बटे में लंबाई का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक बचवा क्या होता है? ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बच्चे? मीटर स्क्वायर। और बटे में लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चा? मीटर। काटिए, 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बचा कितना? ओम मीटर। ओम मीटर। तो यहां पे आपको एक चीज समझ आ गई कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चा? ओम मीटर होता है। एक चीज और क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर आप ध्यान देंगे तो, विशिष्ट प्रतिरोध की विमाएं बताइए, यानी रो की विमा, रो की विमा आपको बताना है। तो विमा के लिए आपको क्या करना है भाई? प्रतिरोध की विमा क्या होती है? R बराबर V बटा I। और V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q।
तो W बटे में Q इंटू आई, तो ये हो जाएगा आपका W का वीमा क्या होता है MLT पे माई ML2। बच्चों मैं इसको आपको समझाना चाहता हूं, हो सकता है कि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, इस वाले को थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं ताकि आपको समझ आए। बच्चे मैं सॉल्व तो कर दूंगा, आपको नहीं समझ आएगा तो मेरे सॉल्व करने का क्या ही मतलब है। सो आइए देखते हैं ध्यान से। रो की वीमा, रो की वीमा, और वीमा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्यों सूत्र लिखना पड़ेगा, रो बराबर RA/L। और बच्चों आपको पता है कि ए क्षेत्रफल है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, वीमा L2 हो जाएगा, इसकी वीमा L हो जाएगी। लेकिन R में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो R को हो सकता है कि R की वीमा आपको ना पता हो, तो इसको आसान बनाते हैं। R बराबर होता है बच्चों V बटे में I, ओम के नियम के अनुसार। तो V बटे में I और इंटू A और बटे में L। I नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा VA और बटे में IL। V बराबर V का भी वीमा बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो कार्य के रूप में निकाल लेते हैं। तो V बराबर होता है W/Q, तो W और Q नीचे आ जाएगा, तो रो बराबर कितना हो जाएगा W इंटू A और बटे में Q इंटू I और इंटू L। ठीक है बच्चों, अब तो शायद आप निकाल सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो W और इंटू लंबाई और गुणे चौड़ाई, चौड़ाई भी लंबाई ही होता है एक तरीके से, और बटे में Q आवेश क्या होता है धारा गुणे समय, और गुणे ये वाला धारा है तो धारा और गुणे लंबाई, एक लंबाई से एक लंबाई कट गया, तो रो बराबर कितना आ गया बच्चों, रो बराबर W क्या है कार्य, कार्य का वीमा ML2T पे -2 दुनिया जानती है, इंटू लंबाई की वीमा बच्चा क्या है L, और बटे में धारा की वीमा क्या है तो A, और इंटू समय की वीमा क्या है देखिए यहाँ पे T, और फिर इंटू धारा की वीमा क्या है A। आप इसको ऊपर नीचे करके कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा L2 और एक L3, ML3। T की बारी, तो T पे 1 ये है, ऊपर आएगा तो -1, -2 -1 -3, T पे -3। A की बारी, तो A पे 2 ऊपर जाएगा तो -2, A पे -2, ML3 T पे -3 A पे -2, ये हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध का वीमा। उम्मीद है बच्चों कि अब आपको समझ आ गया होगा। देखिए मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको यहां ना समझा के यहां समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब अगर आप ध्यान गड़ाए होंगे मेरे पेन पे कि सर क्या क्या कहां कहां लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखिए। भाई इसके लिए तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी रोक ले मुझे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या ना कि सदिश कूलाम के नियम तो सबको पता है, फॉर्मूला सबको पता है, सदिश रूप में कोई प्रदर्शित नहीं कर पाता, और बच्चे इग्नोर करते हैं कि भाई सदिश कौन ही पूछेगा, एग्जामिनर वही पूछ लेते हैं, और पिछले 2-3 साल से बच्चों तो यही आ रहा है, तो इसलिए इस पर ध्यान देना थोड़ा जरूरी बन गया है। तो उम्मीद है बच्चों कि आप इसका आंसर देंगे। जल्दी दीजिए आंसर, आंसर दीजिए जल्दी। क्या किसी को कूलाम के नियम का सदिश रूप पता है? कूलाम के नियम का सदिश रूप पता है बच्चों? तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेंगे। कहां फंस रहा है भाई? इसके लिए क्या बना लेंगे बच्चों? एक डायग्राम बना लेंगे, और आसानी से इसका आंसर मैं लिख देता हूं। देखिए कूलाम का नियम आप जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगता है। एक आवेश का नाम Q1 हो गया, एक आवेश का नाम Q2 हो गया। ये एक दूसरे से मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आवेश कूलाम के नियम से, कूलाम के
नियम से, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, जो लगने वाला बल होगा बच्चों F, कूलाम के नियम से आवेश Q1 का Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल, आवेश Q1 का Q2 पर लगने वाला बल, वो क्या होता है, वो होता है F12 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इंटू R12 कैप। ये वेक्टर में लिख दीजिए। इसको मान लीजिए बच्चों आप क्या, समीकरण नंबर 1। अब सवाल बच्चों आपका यह हो सकता है कि सर ये R12 क्या है, तो R12 कैप जो है वो आवेश Q1 का Q2 की ओर इंगित करने वाला सदिश है। यहां पे लिखेंगे R12 Q1 का Q2 पर इंगित करने वाला सदिश है। Q1 का Q2 पर Q2 की ओर इंगित करने वाला, इंगित करने वाला सदिश है, करने वाला एकांक सदिश, एकांक सदिश है। और इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से एक और चीज लिखेंगे। अब Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, तो आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, तो अब क्या हो जाएगा, अब बल जो होगा वो हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इंटू R21 का कैप। यहां पे बच्चों आप ये भी लिख सकते हैं कि R12 का स्क्वायर और यहां पे R21 का स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा, R21 कैप Q2 का Q1 की तरफ इंगित एकांक सदिश है। यानी ये R12 क्या है, Q2 का Q1 की ओर दर्शाने वाला एकांक सदिश है। और यहां पे इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, इसको आप ब्रैकेट में डाल देंगे और यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर जो 2 है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। क्या है बच्चों, सदिश रूप है, सदिश रूप है, रूप है। और इतना ही लिख देंगे तो आपको डेफिनेटली नंबर मिल जाएगा। यह है तरीका कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखने के लिए। समझ आया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है और यह भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, अर्धचालकीय भौतिकी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन कौन होते हैं। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं, जरा जल्दी से बता दीजिए। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं, बताइए। नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, एन टाइप, नाम से ही क्या स्पष्ट है, एन टाइप। एन टाइप के लिए बच्चों याद रखेंगे, एन से क्या होता है, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ट्रिक।
एन टाइप के लिए ट्रिक क्या याद रखना है आपको कि एन फॉर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। और नेगेटिव कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन होंगे, आवेश वाहक। तो आवेश वाहक एन फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होते हैं। ठीक बात है। तो ये ट्रिक है आपको याद करने का एन टाइप अर्धचालक का। तो सर व्हाट अबाउट पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वही ख्याल है जो आप सोचना चाहते हैं बच्चों। पी टाइप के लिए आपको याद रखना है कि पी फॉर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव। यानी पी टाइप में आवेश वाहक क्या होते हैं, तो आवेश वाहक क्या होते हैं, तो देखिए बच्चों कोटर जो होते हैं, कोटर जो होते हैं वो उन पर पॉजिटिव आवेश होता है। सो कोटर जो है वो पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। दोनों को याद रख लीजिएगा, ऐसे मत लिखिएगा, लेकिन एग्जाम टाइम में आप लिखिएगा कि एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कोटर होते हैं। इतना अगर आपने लिख दिया नंबर मिल जाएंगे बच्चों। ठीक बात है। अल्सो ये दोनों क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ सकते हैं। इसको याद रखेंगे और अति लघु में भी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब ये लीजिए क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। बताइए नाभिकीय संलयन क्या है बच्चों। सिंपल एकदम चित्र के माध्यम से बता दूं बच्चों, क्योंकि हमारा एग्जाम टाइम में इस तरीके की वीडियोस आप सभी तक देने का मकसद यही है कि आपको रटना ना पड़े, आप एक वीडियो देख के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाए। तो देखिए चित्र के माध्यम से समझिए। क्या समझ आया, क्या समझ आया बच्चों कि जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे नाभिकीय संलयन और टॉपिक का नाम लिख देंगे संलयन। और इसके अंदर परिभाषा बच्चों लिख दीजिएगा, क्योंकि समय के अभाव में मैं लिख नहीं रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। तो आप यहां पे डैश 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 की जगह पे लिख दीजिएगा कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बातें लिखने के बाद आपको ये एक दो पॉइंट लिख देना है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पृथ्वी पर संभव नहीं है। ये पॉइंट भी ऐड करना पड़ेगा बच्चों। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पृथ्वी पर संभव नहीं है, क्योंकि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया सूर्य पर होती है, जहां पर उदाहरण के तौर पे आप एक समीकरण लिखेंगे, उदाहरण जहां पर दो हाइड्रोजन के नाभिक जैसे प्रोटियम और ड्यूटीरियम मिलके और 1H3 ट्राइटियम बनाते हैं और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। और पुनः बच्चों ड्यूटीरियम और ट्राइटियम मिलके अभिक्रिया करते हैं, तब जाके एक बड़ा हीलियम का नाभिक मिलता है, 2He4, एक बहुत बड़ा हीलियम का नाभिक मिलता है और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। सो आप देख सकते हैं बच्चों, ये दोनों समीकरण दे देंगे तो फिर एग्जामिनर कहेगा हाँ भाई साहब बच्चों ने समीकरण दिया है, इसका मतलब बच्चों ने पढ़ाई किया है। तो कुछ नहीं है, हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलके और एक छोटा सा ट्राइटियम बनाते हैं। ट्राइटियम और ड्यूटीरियम दोनों
आपस में पुनः मिलके और एक बड़ा सा हीलियम का नाभिक बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इस अभिक्रिया को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में ये आप समीकरण दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि सूर्य पर इतनी सारी ऊर्जा का स्रोत यही है कि सूर्य पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिसके कारण हमेशा सूर्य पर ऊर्जा उपलब्ध रहता है और ऊर्जा बनते रहता है। हजारों साल से बच्चों सूर्य पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो रही है। अभी जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो भी हो रही है, तो भी ऊर्जा बन रही है। इसीलिए तो पूरे संसार में हजारों सालों से ऊर्जा मिल रही है सूर्य से, और उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग जिंदा हैं। बात आई समझ में? अब उसी ऊर्जा का उपयोग हम अपने भलाई के लिए कर रहे हैं भाई। कुछ लोग धूप सेकते हैं, कुछ लोग सोलर एनर्जी से उस सौर ऊर्जा को अलग अलग प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, समझ गए बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी बताइए। तो आइए ना फटाफट से उद्घाटन कर देते हैं इसका। ये तो हमारा फेवरेट सूत्र है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिज्म के, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं बच्चों। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, के अपवर्तनांक का सूत्र, और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है बच्चा? जल्दी बताइए। तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है बच्चे, वो होता है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 और बटा साइन a/2। और पूछ रहा है क्वेश्चन में बच्चों कि जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, यानी कि अगर सिर्फ आपने ये फॉर्मूला मतलब लिख दिया और बिना प्रतीकों के सामान्य अर्थ दिए निकल लिया, तो एग्जामिनर डंडा लेके आपके पास पहुंच जाएंगे और आपके नंबर्स आपके झोली से निकाल लेंगे। इस चीज से आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है और करना है, ठीक है? एक बार मैं भी जो पेपर देने गया था, टेस्ट था एक्चुअली स्कूल में, तो हुआ क्या था कि 11th क्लास में पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, और उसके बाद उसी में ऐड कर दिया गया था कैपिटल जी का मान भी लिखिए। तो मैंने देखा अरे ये क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण पूछा है, हद हो गई भाई। गुरुत्वाकर्षण का बढ़िया से परिभाषा मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिखा, और एक्साइटेड स्टेट में आने के कारण मैंने जी का मन में नहीं लिखा। अब एग्जाम सेंटर के बाहर आके या टेस्ट पेपर जमा करके और उसके बाद पछता रहा हूं, ओह काश लिख दिया रहता, काश एक्साइटेड ना हुआ रहता। तो इस तरीके से पछताने से पहले बच्चों आप पूरा पढ़िए क्वेश्चन को, डेफिनेटली आएगा समझ में। तो आप यहां पे लिखेंगे जहां प्रतीकों के, जहां पर डेल्टा एम क्या है बच्चों? न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण। और कुछ दिख रहा है बच्चे? ए क्या है बचवा? ए है आपका प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। एन क्या है बचवा? एन है आपका प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो ये पॉइंट सभी को याद रखने हैं। समझ आया? इतना लिख दिए, नंबर मिलना बच्चों तय है, कोई रोक नहीं सकता आपको नंबर मिलने से। कौन रोकेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे गया, अब फटाफट से आंसर। ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा, आधार धारा और उत्सर्जक धारा में संबंध क्या होगा? जल्दी बताइए। तो यहां पे हम लिखते हैं संग्राहक धारा IC, आधार धारा IB, I कैपिटल लिखिए, तथा उत्सर्जक धारा, उत्सर्जक धारा और IE
में संबंध, में संबंध क्या होगा? संबंध क्या होगा? संबंध बच्चों एक बहुत ही प्यारा रिलेशन है इन तीनों के बीच, और वो रिलेशन क्या है? IE बराबर यानी उत्सर्जक धारा बराबर संग्राहक धारा और प्लस आधार धारा। IE बराबर IB प्लस IC या IE बराबर IC प्लस IB। समझ आया? इसको याद रखेंगे बच्चों। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में संग्राहक धारा और उत्सर्जक धारा का मान दे दिया जाता है और कहा जाता है कि बताओ बचवा आधार धारा का मान क्या होगा। तो सिंपली आधार धारा का मान निकालने के लिए उत्सर्जक में से संग्राहक धारा को घटा लेंगे, आंसर आपके सामने होगा। समझ गए? बहुत बढ़िया, हो गया ना? अरे किसी को कोई दिक्कत? जहां पे IC संग्राहक धारा, IB आधार धारा और IE उत्सर्जक धारा है, जहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऊपर मैंने लिख दिया है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब न्यूमेरिकल्स, नंबर यही दिलाएंगे बच्चों आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अगर आपका क्वेश्चन सही रहता है और आपने आंसर बिल्कुल सही निकाल दिया, एक नंबर नहीं कटेगा बच्चों, पूरा नंबर मिलेगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। कम ऑन, क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश जिसमें दोनों का मान 8 माइक्रोकुलाम और 12 माइक्रोकुलाम दिया गया है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। उनके बीच की दूरी अगर 6 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में कार्य कितना होगा? लिखिए गिवन दैट। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? गिवन दैट। मैं टैक्टिक्स बता रहा हूं बच्चों कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। दो बिंदु आवेश दिए गए हैं ना, Q1 का मान कितना है बच्चों? 8 माइक्रोकुलाम। 8 माइक्रोकुलाम कुलाम में बदलिए, 8 गुणे 10 की घात माइनस 6 कुलाम। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है सर। Q2 का मान कितना है बच्चों? 12 माइक्रोकुलाम। तो 12 माइक्रोकुलाम यानी 12 गुणे 10 की घात माइनस 6 कुलाम। कोई दिक्कत? उनके बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो R बराबर 10 सेमी, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। और कुछ और स्मॉल d का मान दिया गया है, उनके बीच की दूरी परिवर्तित 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। सारी चीजें मिल गई बच्चों। कार्य आपको निकालना है। कार्य निकालने के लिए क्या होता है? W बराबर F इंटू डी, यही मान हमको चाहिए। तो हमें F का मान कुलाम के नियम से मिल जाएगा, D का मान हमें पता है, आंसर आ जाएगा। टैक्टिक्स देखे बच्चों, गिवन दैट लिखने का फायदा, सीधे आपको रोड मैप दिख गया है कि अब करना क्या है। सो आइए ना F का मान निकालते हैं। सो F बराबर क्या होता है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, पहले ही कर लो, क्यों तामझाम करना, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। उसके बाद से Q1 8 गुणे 10 की घात माइनस 6, Q2 12 गुणे 10 की घात माइनस 6, और बटे में बच्चों बटे में R स्क्वायर। R कितना है? 10 गुणे 10 की घात माइनस 2। यहां पे लिख जाएंगे 10 की घात, ये सीधे 10 की घात माइनस 1 हो जाएगा। तो 10 की घात माइनस 1 और इंटू 10 की घात माइनस 1, यानी 10 की घात माइनस 2 डायरेक्ट करिए ना, तो करिए। शर्म आ रहा है क्या डायरेक्ट करने में? अरे नहीं सर, 10 की घात माइनस 2। ओके, ठीक बात है बच्चों, वेरी गुड। 12 बटे 96 या 8 9 72, 72 में 12 का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 12 9 108, ठीक है, और गुणे 8, तो 8 8 64 के 4 हासिल 6 6, और 12 एकम में ना 8 एकम में 8, 864 गुणे 10 की घात माइनस 12, और माइनस 12 में 10 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 12 प्लस 2, तो माइनस 10, और माइनस 10 में से 9 गया माइनस 1, तो F बराबर कितना आ गया बच्चों? 86.4। 86 सही है, गुणा किए हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो F का मान आ गया, तो W का मान F इंटू डी यानी 86.4, और गुणे D का मान कितना है बच्चों? 6 गुणे 10 की घात माइनस 2, गुणा करिए,
6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 का 36, 2 38 के 8 हासिल 38 के 8 हासिल 3 और 8 6 48 और 3 51 और गुणे 10 की घात -2। तो 5.18 है क्या बच्चा? तो W बराबर 5.18 जूल। क्या इतना आ रहा है? अरे बिल्कुल आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख रहे हैं बच्चों, देख लीजिए कैसे सॉल्व हो रहा है। तो तूफान की रफ्तार से क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीख सकते हैं, बस आप इन टैक्टिक्स को फॉलो करिए कि गिवन में क्या क्या दिया गया है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन हो जाएगा धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। आप क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, छोटी दूरी स्मॉल d पर एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं दोनों प्लेटें, ठीक है। उन पर क्रमशः +q और -q आवेश स्थित हैं। प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? चित्र बना दे क्या? देखिए बच्चों, चित्र देख लीजिए। 2 प्लेटें हैं, एक पर है +q आवेश, एक पर है -q आवेश। इनके बीच की दूरी क्वेश्चन में कह रहा है स्मॉल d है। प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, इसका भी कैपिटल A है। तो अब आपको बताना है इसके बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E कितना होगा। बताइए बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं ना बच्चों, तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरे चैप्टर का सारा डेरिवेशन अच्छे से तैयार होना चाहिए, स्पेशली वो डेरिवेशन जिसमें 2 विपरीत प्रकार के आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आप बच्चों जानते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 2 विपरीत प्रकार के आवेशित प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होता है वो होता है सिग्मा बटे में एप्सिलॉन 0। ठीक है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है सर। अब जब ये ठीक है तो आप जानते हैं बच्चों कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा को कहते हैं, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा A होता है। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम सिग्मा कहते हैं। तो इस सिग्मा की जगह पे Q बटा A रखिए ना, तो E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? Q और बटे में A एप्सिलॉन 0। और बच्चों देखिए ना, यहां पे Q स्मॉल नहीं है, यहां पे कैपिटल Q है, तो पुट करिए कैपिटल Q बटे में A एप्सिलॉन 0। अब बोलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लालटेन लेके चला जाए क्या ढूंढने? अरे वाह, मिल गया। Q बटे में एप्सिलॉन 0 A। मजा आया कि नहीं? एक बार मुझे बताइए, मुझे देखने दीजिए सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई, अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कौन बोल रहा है गलत है? बिल्कुल सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है कि L भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश Q रखा गया है। L लंबाई के भुजा के एक घन है, क्यूब है, उसके केंद्र बिंदु पर एकदम सेंटर पर एक आवेश Q रखा गया है। घन के तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा? बच्चों आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि एक घन में 6 तल होते हैं। कैसे सर, जरा बता दीजिए एक चित्र के माध्यम से। ये लीजिए घन, ऐसा देखे हैं, बचपन में खूब बनाया है बच्चों। मैं जानता हूं आपकी शैतानियों को, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसे शैतान था। शैतान मतलब नटखट, इज नोन एज शैतान। इसमें बच्चों आप देखेंगे तो घन में कितने तल होते हैं? 6। कौन कौन भाई? एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, 2 एक साइड वाला, एक इधर वाला, 4 एक इधर वाला, एक उधर वाला, 6। तो अब कह रहा है कि घन के एक तल से, याद रखिएगा घन के एक तल, अरे लाल वाले किधर गए? घन के एक तल से, ये पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, घन के एक तल से, तो एक तल से निर्गत फ्लक्स कितना होगा?
एक तल से इस आवेश Q के कारण, ऐसा कलर ले रहा हूं दिख ही नहीं रहा है भाई, एक आवेश मान लीजिए यहां पे Q रखा गया है, तो इस Q आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ना, प्लस Q आवेश है तो प्लस Q आवेश है तो बाहर की तरफ निकलेंगी। तो एक तल से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, तो एक तल से निर्गत फ्लक्स मतलब 1/6, 6 फलक है तो एक तल से कह रहा है तो 1/6। अब देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए कुल गॉस के नियम से, गॉस के नियम से आप जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है वो Q का 1/ε0 गुना होता है, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक बात है बच्चों, यहां पे घन है ना, और इस घन में एक आवेश Q है, और इस घन पूरे घन से नहीं कह रहा है, पूरे घन से तो कहता तो Q/ε0 हो जाता, लेकिन घन के एक तल से, तो घन में कितने तल होते हैं 6, तो एक तल से फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो 1/6 यानी Q/6ε0। ठीक है बच्चों, अरे एक तल से कह रहा है तो 1/6 करेंगे तो Q/6ε0। क्या ऑप्शन है, क्या है ना, नहीं है ना, ये रहा Q/6ε0, बिल्कुल सही है भाई। अरे वाह सर, आज तो कमाल कर दिया आपने। मैंने कहा बिल्कुल भाई, इसी तरीके का क्वेश्चन मजेदार होता है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दो बिंदु आवेशों के बीच बल F न्यूटन है, स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है ये, यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तो यह बल कितना होगा। और ये क्वेश्चन बच्चों आप पिछले साल पूछा गया है 2022 में, तो इस साल वाले बच्चों का तो धक धक करेगा कि कहीं ये क्वेश्चन ना आ जाए, और आ जाएगा तो रोशन सर है ना, अरे इतना बढ़िया समझाऊंगा बच्चों कि बिल्कुल आ जाएगा दिमाग में। टेंशन नॉट, हम हैं तो क्या गम है। पानी खत्म हो गया भाई, है ये गड़बड़ वाली बात। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले आंसर, देखते हैं कि कौन इसका करेक्ट जवाब देता है। बिल्कुल देना है। अब देखिए बच्चों, यहां पे मैंने देख लिया कि आप में कितना दम है भाई, जिसमें दम है वो अभी तक दे चुका होगा, जो नहीं दम है तो वो तो इधर से उधर देख रहा होगा। दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है बच्चों, कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच बल, दो बिंदु आवेशों के बीच बल कितना होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। ओके, अगर इन दोनों आवेशों के बीच K परावैद्युत माध्यम भरा हो, ये तो निर्वात या वायु के लिए है, अगर K परावैद्युत माध्यम भरा हो तो ऐसी स्थिति में जो बल होगा वो क्या हो जाएगा F डैश, और F डैश बराबर 1/4πε0 K। अब की बार यहां पे K लिखेंगे, कूलाम के नियम पढ़ते समय मैं बताया था कि निर्वात और वायु के लिए K बराबर 1 होता है, लेकिन अगर कोई परावैद्युत माध्यम हो तो K होता है, तो K और इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। समीकरण नंबर 2। ये परावैद्युत माध्यम पे में अगर आवेश रखे गए हो तब उन पे लगने वाला बल होगा। और बचवा इस K को छोड़ दीजिए तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। किसका मान है, इसका, इसी का तो मान है ये, तो इस K को तब तक भूल जाइए। तो F डैश कहेगा क्या, यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से F डैश कहेगा क्या कि ले लो भाई, जितना तुम्हारा जायदाद है उतना ले लो, लेकिन मेरा भी छोड़ना है तुमको। तो ये तो जायदाद इसका है F का, तो हमने F लिख दिया, और बटे में इस K का जायदाद बटे में है, तो कहेगा अरे आधा हिस्सा हमारा है, तो F बटा K। तो ये जो नया बल है वो किसके बराबर होगा, F बटे K के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर, मजा आया बच्चों, सही बताइएगा।
बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा एकदम, डेफिनेटली खुश हो जाएगा पूरा दिल आपका कि हाँ भाई मजा आ गया सर, एकदम एकदम बवाल सेशन, एकदम बवाल। अगर आपको मजा आया तो कमेंट में लिखिए सेशन बवाल है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, अभी तो 1 नंबर में करवाया था ओम मीटर। अरे वाह, यही तरीका है बच्चों पढ़ने का जिसमें आपको अगर वो क्वेश्चन तैयार है तो फिर सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ये क्वेश्चन 2012 में बच्चों पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विरल माध्यम तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा v2 है, याद रखेंगे विरल माध्यम और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और v2 हो तो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, बताइए। तो यहां पे लिखेंगे सघन माध्यम में क्रांतिक कोण, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण साइन सी बराबर क्या हो जाता है बच्चों, v1 बटा v2 बराबर n। सघन माध्यम में, अगर विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम में होता तो 1/n होता। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो यहां पे v1 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, v2 sin c। तो ऐसी स्थिति में यहां पे आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन है, v1 बराबर v2 sin c। कौन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मजा आया बच्चों। कुछ क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा धारामापी का प्रतिरोध R हो, प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो तो बैटरी से जोड़ने वाले सिरों के बीच प्रतिरोध कितना होगा। यहां पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर व्हीटस्टोन सेतु के प्रत्येक भुजा और धारामापी का प्रतिरोध R है, इसका भी मान R है, इसका भी मान R, इसका भी मान R, इसका भी मान R, इसका भी मान R है, तो प्रतिरोध इसके सिरों के बीच विभव का मान कितना होगा, जल्दी बताइए। सॉरी, विभव कह रहा हूं, प्रतिरोध कितना होगा। तो आप देख सकते हैं बच्चा, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी में हो जाएंगे क्योंकि जो धारा इधर से जाएगी वही इधर से जाएगी, क्योंकि व्हीटस्टोन में तो ये Ig बराबर 0 हो जाता है। Ig बराबर 0 तो इस प्रतिरोध की कोई मतलब नहीं है। जब कोई मतलब नहीं है तो ये और ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा C डैश बराबर R प्लस R बराबर 2R और C डबल डैश बराबर ये प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में है, तो R प्लस R बराबर यहाँ पे भी हो जाएगा 2R और ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे से बच्चों समांतर क्रम में हैं। तो ऐसी स्थिति में 1/C तुल्य बराबर, C क्यों लिख रहे हैं भाई, संधारित्र की कुछ ज्यादा याद आ रही है क्या हैं बच्चवा, गड़बड़ वाली बात। R डैश करिए, यहाँ पे R डबल डैश करिए, तो यहाँ पे R तुल्य लिखिए तो बराबर हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, दोनों का मान रखिए 1/2R प्लस 1/2R। एलसीएम बच्चों हो जाएगा 2R, 1 + 1 2, 2 से 2 कट गया, तो आपका R तुल्य 1/R तुल्य बराबर 1/R, तो R तुल्य बराबर R। आंसर आ गया आपका। जिसको कोई कंफ्यूजन है वो बताए मुझे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आया, समझ आया, एकदम आना चाहिए भाई, एकदम आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहेगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए बच्चों, प्रकाश चाहे किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम में चली जाए, कहीं से कहीं जाए, उसका एक चीज कांस्टेंट रहता है, एक चीज अपरिवर्तित रहता है और वो है आवृत्ति।
बाकी उसकी चाल, तीव्रता और तरंग दैर्ध्य तीनों बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती, आवृत्ति कांस्टेंट रहती है। याद रखेंगे। कैसा लगा बच्चों आज का ये सेशन? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको मज़ा आया, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ठोकिए, और इतना ठोकिए कि एकदम दिल गजगज, मतलब गजगज, दिल गदगद हो जाए और दिल बगीचा बगीचा कहे कि हाँ भाई गार्डन गार्डन, अर्थात अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो दिल बगीचा बगीचा हो गया। मैं मिलता हूँ बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, लव यू ऑल, जय हिंद।